सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। त्योहारों के मद्देनजर उत्तरी जिला पुलिस ने सोमवार को नागरिक सुरक्षा समिति RWA और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सेंट्रल रेंज के जॉइंट CP मधुर वर्मा, DCP नॉर्थ राजा बाठिया और के अलावा ट्रैफिक पुलिस के DCP नितिन गुप्ता भी मौजूद रहे। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट सदर बाजार सहित सब्जी मंडी और बड़ा हिंदूराव थाना क्षेत्रों में त्योहारों के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन का लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि इन इलाकों में त्योहारों के सीजन में भारी भीड़ और जाम की समस्या रहती है। ऐसे में भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। उत्तरी भारी जिला में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब, जिसे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से जाना जाता है, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में कई संगठन कार्य करते हैं, जिसको लेकर आज भारी उत्तरी जिले के DCP हरेश्वर स्वामी और समयपुर बादली के ACP सहित समयपुर बादली थाने के SHO के साथ बढ़ते हुए अपराध को लेकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के सभी संगठनों ने एकजुट होकर आज दिल्ली पुलिस के साथ जनसंवाद किया और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में हो रहे अपराधों की जानकारी दी गई। वहीं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों में लूट, झपटमारी, डकैती और चोरी की वारदातों में कमी आई, उसको लेकर भारी उत्तरी जिले के DCP हरेश्वर स्वामी ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया कि इन सभी समस्याओं का जल्द निवारण किया जाएगा और इलाके में पैदल गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी ताकि बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस की बांग्लादेशी सेल ने 2 राज्यों में फैले एक ऑपरेशन में 25 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ लिया है। दिल्ली से 2 और यूपी के कानपुर देहात से 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बिना वैध दस्तावेजों के पिछले 8 साल से भारत में रह रहे थे। ISI कंवलजीत और ASI ब्रजेश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने झुग्गी बस्तियों और मजदूर कॉलोनियों में दस्तावेज सत्यापन अभियान चलाया। दिल्ली के सबसे पहले 2 बांग्लादेशी नागरिक हसन शेख और अब्दुल शेख गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वे पश्चिम बंगाल के खुलना बॉर्डर से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए थे। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बांग्लादेशी सेल की टीम ने एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है। हमारे पिछले कुछ दिनों से अनऑथराइज्ड बांग्लादेशी रेसिडेंसी के अगेंस्ट हमने एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें हम अपने सभी पुराने इन्फॉर्मर्स से और जो भी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे पहले मिले हुए हैं अनऑथराइज्ड इलीगल इमिग्रेंट्स, उस एरियाज़ में ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमने एक इंफॉर्मेशन हासिल की। उसके तहत हमने टोटल 25 बांग्लादेशी जो कि इलीगली इंडिया में रह रहे थे, इलीगल रूट से आए थे, उनको हमने अप्रीहेंड किया है। उसके बाद अभी हम उन्हें डिटेन कर रहे हैं और इनमें से 2 बांग्लादेशियों को हमारी टीम ने दिल्ली से पकड़ा है और बाकी 23 को हमारी टीम कानपुर देहात से लाई है। हमारी टीम को जो लीड किया है उसमें मेनली SI कंवलजीत, ASI ब्रजेश, हेड कांस्टेबल अरुण, हेड कांस्टेबल राजेश, महिला हेड कांस्टेबल ज्योति, ये सभी लोग शामिल हैं। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बांग्लादेश आउट ऑन रिंग रोड पर हरियाणा रोडवेज की बस से कुचलकर 2 लड़कों की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लड़कों को बस के पिछले पहिए ने कुचल दिया है। दोनों की मौत मजनू के टीले के पास की हुई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 21 साल का करण व 20 साल का सभी नरेला के भोरगढ़ स्थित अपने घर से नोएडा के यथार्थ अस्पताल के लिए निकले थे, जहां पर एक काम करते थे।
दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। जैसे ही ये दोनों मजनू के टीला क्षेत्र पर पहुंचे, सड़क के ऊपर कुछ रेड़ी और पत्थर गिरे हुए थे। आशंका है कि उसी के चलते दोनों फिसल गए और उनके पीछे से तेज गति से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस के पिछले पहिए के नीचे कुचले गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। मुझे सुबह में पता चला है, थाने से फोन आया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। तो हमने कहा पे, बोले सिविल लाइन आइए। सिविल लाइन गया तो सर बोले कि मजनू के टीला जाइए। तो हमने सर बच्चे हमारे कैसे हैं नहीं बताया। हमारे बड़े भाई को बताया होगा। तो भाई जब रोने लगा तो समझ में आया कि कुछ कारण है। क्या नाम है आपकी लड़की का? सभी। कितनी उम्र है सभी? 18 साल। क्या हुआ? मुझे सुबह में पता चला है, थाने से एक लड़का है करण जाटव और एक है सभी जाटव। दिल्ली में इनकी बहन रहती है, ये अपनी बहन के घर आए थे। ये करते हैं नोएडा सेक्टर बिसरा के यथार्थ हॉस्पिटल में ड्यूटी। एक लड़का जो करण है, बाकी सभी है जो मेहनत मजदूरी का काम करता है। दोनों साथ में ही थे। गाड़ी है जो सरकारी गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे के समथिंग एक्सीडेंट हुआ है लड़कों का। और गाड़ी के आगे के पहिए छड़े हैं, गवर्नमेंट गाड़ी है। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चौकी के सामने घर के सभी परिजन बैठे हुए हैं और पुलिस वाले बोल रहे हैं इनको यहाँ से हटाओ। सर मैं सिक्योरिटी गार्ड में हूँ और हमारी सिक्योरिटी का नाम एनर्गोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैं रात में ड्यूटी पे था। हमारी बड़ी लड़की है, एक लड़की का हमारा ऑपरेशन हुआ है आरके सिटी हॉस्पिटल रामदेव चौक के पास से। तो हमारा बच्चा वो लड़की का ऑपरेशन देखने गया था और वो इरफात हॉस्पिटल में जो है नौकरी करता है और वहीं पास में एक मिश्रित गांव है, वहीं से नरेला से चल के वहीं जा रहा था अपने रूम पे। तो ये रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। नई दिल्ली में एम्स का 70वां स्थापना दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। हेल्दी लाइफ एम्स का संदेश थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में एम्स के 7 दशक के योगदान को याद किया गया और आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया गया। जवाहरलाल ऑडिटोरियम में आयोजित इस विशेष समारोह में देश भर से आए डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल्स, रिसर्च स्कॉलर्स और विद्यार्थी मौजूद रहे। इस अवसर पर एम्स के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और शोध कार्यों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य और एम्स के पूर्व पीडियाट्रिक्स विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वी.के. पॉल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने एम्स की 7 दशक की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि संस्थान ने न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवाओं का नया मानक स्थापित किया है। प्रोफेसर वी.के. पॉल ने कहा कि एम्स हमेशा से देश में चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और मरीजों की देखभाल का केंद्र रहा है। आने वाले समय में हमें नई चुनौतियों के लिए और अधिक तत्पर रहना होगा ताकि हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगों ने एक स्वर में संदेश दिया, स्वस्थ जीवन ही खुशहाल जीवन है और एम्स इसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करता रहेगा। और आपको बता दें कि एम्स का 70वां दिवस मनाया जा रहा है। 70वां दिवस मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि वसीम का है और आपको बता दें लाइफ का संदेश दिया गया है और 70वां स्थापना दिवस एम्स मना रहा है और बड़ी उपलब्धि एम्स की। एम्स ने बताया स्वस्थ जीवन ही असली कुंजी है। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल जो दिल्ली नगर निगम के अधीन आता है, उसमें नर्सों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि अस्पताल में पिछले 15 वर्षों से ना तो स्थायी नियुक्तियां हुई हैं और ना ही प्रमोशन दिए गए हैं, जिसके कारण स्टाफ की गंभीर कमी है। नर्स यूनियन ने कहा कि 370 बेड के इस अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। WHO के मानकों के अनुसार एक नर्स को अधिकतम 4 से 6 मरीजों की देखभाल करनी चाहिए, जबकि अस्पताल में वर्तमान स्थिति में एक नर्स को औसतन 15 से 20 मरीजों का भार उठाना पड़ रहा है। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उन्हें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। प्रदर्शन के बाद नर्सिंग यूनियन ने अपना ज्ञापन अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सौंप दिया है। डॉक्टर दास ने स्वीकार किया कि स्टाफ की कमी एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा,
हमारी मजबूरी है कि अस्पताल को हर हाल में चलाना है, मरीजों को इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता। स्टाफ की कमी की जानकारी हमने निगम के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी है और समस्या के समाधान के प्रयास जारी हैं। और इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष और आपको माफ़ कीजिएगा हमारे संवाददाता फिरोज जुड़ रहे हैं। फिरोज जी, ये क्या मामला है, क्यों नर्सें हड़ताल पर हैं? जी देखा गया है, आपको बता दें कि एमसीडी के अंदर लगातार जो है जो भर्तियां हैं उसकी भारी कमी देखने को मिल रही है पिछले 15 सालों में, जिसका खामियाजा जो एमसीडी के जो अस्पताल हैं उनमें देखने को मिल रहा है। ये पूर्वी दिल्ली का दिलशाद गार्डन है स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल है, जिसमें कि नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि अस्पताल में पिछले 15 वर्षों से ना तो उनकी परमानेंट नियुक्तियां हुई हैं और ना ही उनको प्रमोशन दिए गए हैं, जिसके कारण जो स्टाफ की वहां पर काफी कमी देखने को मिल रही है। अच्छा वसीम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कितना ज़रूरी है कि नर्सों की नियुक्ति होना, क्योंकि इतना भार नर्स कैसे इसको उठा पाएंगी? जी देखिए, नियुक्ति होना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एमसीडी के जितने भी अस्पताल हैं वहां पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या है कि वहां पर मरीजों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है, जिस पर जो नर्सें हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 370 तकरीबन 370 यहाँ पर बेड हैं, जिसमें एक नर्स अधिकतम 4 से 6 मरीजों की उसको देखभाल करनी चाहिए, लेकिन उनको 15 से 20 मरीजों की देखभाल करनी पड़ती है, जिससे कि उनका खुद का स्वास्थ्य वहां पर गंभीर नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, बड़ी समस्या का सामना नर्सें कर रही हैं और अस्पताल में नर्सों की भारी कमी है, जिससे उन पर बोझ बढ़ रहा है। एक नर्स को करीब 15 से 20 मरीज़ों को देखना पड़ रहा है, जिसकी औसतन 6 से 8 मरीज़ देखने की है। उसके अलावा इतना बोझ, नर्सों की मांग है कि जल्दी से जल्दी इन पदों पर नियुक्ति की जाए ताकि ये भार उन पर से कम हो सके। आपको बता दें, मामला दिलशाद गार्डन के स्वामी दयानंद अस्पताल का है, जहाँ नर्सों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ये उनकी मांग है कि जल्दी से जल्दी जो रिक्त स्थान हैं उन पर भर्ती की जाए ताकि जो बोझ है नर्सों पर कम हो सके। और नर्सों का प्रदर्शन, आपको हम बता दें कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष अंकुर नारंग। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपके सारे डेली 24 के व्यूअर्स का भी तहे दिल से धन्यवाद, और आपका धन्यवाद कि आप अपने व्यूअर्स के साथ रूबरू कर रहे हैं। अंकुर जी, फिर एक और समस्या है एमसीडी में, जो दयानंद हॉस्पिटल है दिलशाद गार्डन में, वहाँ नर्सें सड़क पर उतरी हैं, जबकि इनका काम है अस्पताल के अंदर मरीजों की सेवा करना। मुद्दा यही है कि जो एक नर्स है उनके ऊपर 15 से 20 मरीजों का भार है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि चाहे वो स्वामी दयानंद अस्पताल हो या बारा हिंदूराव अस्पताल हो, इसके अंदर जितने भी कर्मचारी सालों साल से काम कर रहे हैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, वो बेसिकली इन लोगों की एक तो नौकरी पक्की नहीं हो रही, ठीक है, सालों साल से काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इनको कोई अर्न लीव्स नहीं मिलती। तीसरी बात, कंपैशनेट ग्राउंड पे किसी को नहीं रखा जाता इनके परिवार में से। एक तो ये इससे जूझ रहे हैं। दूसरी बात, WHO की गाइडलाइन है कि 6 मरीजों के ऊपर एक नर्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 20-20 मरीजों से भी ऊपर हो जाते हैं, एक होती है। 370 बेडेड अस्पताल है स्वामी दयानंद अस्पताल, लेकिन मरीज यहाँ पे ज्यादा होते हैं। मरीजों के लिए भी सुविधाएं भाजपा की 4 इंजन की सरकार नहीं कर पा रही। एक, ना तो वहाँ पे प्रॉपर इलाज दिलवा पा रही है, ना वहाँ पे कूलर का इंतजाम करा पा रही है। अब छतें झज्जर हालत में है, पूरी बिल्डिंग झज्जर हालत में है, बारिशों में टपकने लग जाती है, कूलर के कोई इंतजाम नहीं है। गर्मियों में ऐसे ही मरीजों को पड़ा रहना पड़ता है, ओपीडी के अंदर पेशेंट खड़ा रहता है, मरीज का नंबर ही नहीं आ पाता है। दिक्कतें इतनी है, लेकिन भाजपा को फुर्सत ही नहीं है कि भाजपा एक बारी भी आप महापौर जाके देखें कि बारा हिंदूराव और स्वामी दयानंद अस्पताल के अंदर क्या हो रहा है। अंकुश जी, हाल यही नहीं, हिंदूराव का भी बड़ा बुरा हाल है, हालात वहाँ की दीवारें जज जा रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, बारा हिंदूराव की तो ऐसी थी कि जिस कमरे में ओपीडी हो रही थी वही कमरा टपक रहा था।
बाहर कूलर की कोई सुविधा नहीं थी, पानी पीने की कोई सुविधा नहीं थी, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और पेशेंट का नंबर आ नहीं रहा था, पेशेंट पसीने पसीने हो रहा था। कितने पेशेंट तो वैसे ही फेंट कर जाते हैं और कितने पेशेंट लाइन में खड़े खड़े ही गिर जाते हैं जी। तो दूसरी बात, दवाई दुरुस्त तरीके से मिलती नहीं है जी। तो मतलब ना तो पेशेंट को इलाज मिल पा रहा है, ना वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जा रहा है जी। लेकिन हाँ एक बात है, जो डॉक्टर इन दोनों अस्पतालों के अंदर लगे हुए हैं जी, वो सालों साल से लगे हैं जी। मतलब दो तरह की पोस्ट होती है, एक सेंसिटिव पोस्ट होती है, एक रूटीन पोस्ट होती है। सेंसिटिव पोस्ट के अंदर एमसीडी के अंदर 3 साल के अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इन लोगों की और रूटीन पोस्ट में 5 साल के अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए। लेकिन ये 20-20 साल से 30-30 साल से डॉक्टर यहाँ पे टिके हुए हैं, लेकिन डॉक्टर अपनी ट्रांसफर लेते ही नहीं यहाँ से, ना इनको करा जाता है यहाँ से ट्रांसफर। जो दूर किनार की आपकी डिस्पेंसरीज है एमसीडी की, वो खाली पड़ी हुई है। मतलब ग्रामीण इलाके के अंदर जहाँ डॉक्टरों की जरूरत है, जहाँ दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है, वहाँ एमसीडी की डिस्पेंसरी खाली पड़ी है और ये डॉक्टर वहां पे जाने को राजी नहीं होते। लेकिन वही दूसरी तरफ जिनका मतलब मैं ये साफ कहूंगा कर्मचारियां जिनका शोषण हो रहा है, यानी कि वो इतनी बुरी तरीके से एक तो मरीजों को भी देखते हैं, पूरे इनकी देखभाल भी करते हैं, दिल्ली की जनता का भी देखभाल करते हैं, साथ में उनको ना तो वहां पे दवाइयां दुरुस्त तरीके से दी जाती है, ना उनको एनवायरनमेंट दुरुस्त तरीके से दिया जाता है। सोचिए मरीजों के लिए कूलर और पंखे नहीं है तो कहाँ से नर्सों के लिए भी कूलर और पंखे होंगे। और उसी एनवायरनमेंट में काम करना, छत्ते टपकती हुई है उसमें काम करना, मैं तो ये सच बता रहा हूँ कि आपको कि ये नर्सेस मतलब अपने देश के लिए त्याग कर रही हैं और अपने देश के लिए काम कर रही हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए भाजपा को, शर्म आनी चाहिए महापौर को, शर्म आनी चाहिए इनकी दिल्ली सरकार को कि आने के बाद भी अब ये 3-4 इंजन की सरकार है, अब केंद्र में भी यही है, दिल्ली में भी यही है और एमसीडी में भी यही है, एलजी विंग का अपना है। तो अब तो इनको ना फंड की दिक्कत है ना किसी चीज की दिक्कत है, लेकिन इनकी तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा कि एक इन नर्सेज को पक्का कैसे करोगे। दूसरी बात, जो मरीज वहां पे आते हैं उनको दुरुस्त एनवायरनमेंट, पंखे, कूलर, पानी, दवाइयां कैसे दोगे, उसके बारे में भी इनके पास कोई प्लान नहीं है, ना कोई चर्चा करते हैं। अंकुश जी, मैं एक आपसे बात जानना चाहूँगा कि सरकार आपकी भी रही है और सरकार अब बीजेपी की भी है, लेकिन एमसीडी को लेके हमेशा से जो उसकी दशा है, चाहे अस्पताल लीजिए, फंड की हमेशा से यही दशा रही है। ऐसा क्यों है, एमसीडी की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा और फंड की कहाँ दिक्कत है? देखिए इन्होंने एमसीडी के अंदर आपको याद होगा 2022 में इन्होंने गवर्नमेंट को हटा के सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया था जी। इन्होंने केंद्र को सारी ताकतें दे दी थी। तभी नॉमिनेटेड काउंसलर वाला भी जब हुआ था तो इन्होंने कहा कि जी केंद्र के पास ताकत है तो केंद्र एलजी खुद बनाएंगे नॉमिनेटेड काउंसलर। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार के पास दिल्ली सरकार का बजट होता है, लेकिन आज तो केंद्र भी इनकी है, दिल्ली सरकार भी इनकी है। मतलब 7 के 7 सांसद अगर दिल्ली के हैं तो वो भाजपा के हैं, 70 में से 48 विधायक है तो वो भाजपा के हैं, एमसीडी के अंदर भी भाजपा बैठी है। तो अगर यहाँ पर तीनों जगह पर बैठी है तो चलो, हमारे टाइम पे तो फंड केंद्र से नहीं आता था, एलजी से लड़ना पड़ता था। ये कहते थे ना कि अगर ये तीनों जगह पे आ जाएंगे तो दिल्ली के अंदर रफ्तार बड़ी तेजी से चलेगी विकास की। वो विकास कहाँ पर है, किस जगह पे है? दिल्ली सरकार के अंदर या दिल्ली सरकार के महकमों में, उनके कामों में कोई विकास दिखा नहीं। जल भराव दिल्ली के अंदर भर भर के हो रहा है। बाढ़ आई इस बारी दिल्ली के अंदर, मुख्यमंत्री कहीं दिखी नहीं, महापौर कहीं दिखे नहीं। साथ में डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया इतनी तेजी से बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री कहीं दिख नहीं रही, महापौर कहीं दिख नहीं रहे। इनके पास कोई प्लान नहीं है उसको रोकने के लिए। साथ में ये जो कैंपेन चलाते हैं कि दिल्ली को कूड़े से आजादी, मैं तो आपको ये बताऊंगा जब से भाजपा आई है इन्होंने कैंपेन का नाम गलत रखा। ये दिल्ली को कूड़े से आजादी नहीं है, ये दिल्ली में कूड़े को आजादी। इन्होंने हर एक सड़क पे कूड़ा कर दिया, हर एक सड़क को वल्नरेबल पॉइंट में तब्दील कर दिया। आज इतनी बुरे हालात है दिल्ली के अंदर कि हर जगह आप जाओ तो आपको कूड़ा मिलता है। पहले इन्होंने 15 साल इस एमसीडी को बर्बाद किया, फिर अब दोबारा से आ गया उसको, फिर दोबारा से बर्बाद कर रहे हैं एमसीडी को। अब तो कहीं से इनके पास कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए। इनको तो केंद्र सरकार से तुरंत प्रभाव से बजट लेके आना चाहिए और बजट लेके एमसीडी की दुर्दशा को सही करना चाहिए। अंकुश जी, जब इतनी पोस्ट खाली है नर्सिंग की तो कॉन्ट्रैक्ट पे भी तो रख सकते हैं। 100% रख सकते हैं, ना ये कॉन्ट्रैक्ट पे रखना चाहते हैं, ना ये पुराने को पक्का करना चाहते हैं जी। बात इनसे करो तो फिर फंड की रोना रोते हैं जी। अब केंद्र आपका अपना है तो फंड का रोना नहीं रोना चाहिए आपको। जब आपके पास वैकेंसीज है जी और दिल्ली के लोग ही उसके अंदर एकोमोडेट हो सकते हैं उन वैकेंसीज के अंदर, तो मुझे लगता है तो इससे बेहतरीन बात क्या होगी। दिल्ली के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और दूसरी बात
दूसरी बात कि मरीजों को भी बेहतर इलाज मिलेगा और नर्सेस पे कम दबाव पड़ेगा। जी अंकुश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, दिलशाद गार्ड के स्वामी दयानंद अस्पताल के अंदर नर्सों का विरोध जारी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पूर्वी रेंज की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। इंस्पेक्टर सुनील तेवतिया की टीम ने अवैध गोली बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गोली बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। स्पेशल सेल ने फाजिल, जमीर और इलियास को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने 257 खाली कारतूस, 354 गोलियों की लीड, 350 खाली खोल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने 2 पिस्टल, 5 सिंगल शॉट पिस्टल भी बरामद की है। सेल ने फैक्ट्री से 315 बोर के 210 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने कच्चा माल बरामद किया है जिससे 1000 कारतूस बनाए जा सकते थे। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।